हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे, तो 35 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। इसमें कुल 70 क्वेश्चन थे और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। पूरे क्वेश्चन जरूर देखा करें, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और 36 क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था? ठीक है, यह है 36 क्वेश्चन कि किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय जो है वो सूरत से कहाँ स्थानांतरित हुआ था? बॉम्बे में। 1661, 1668 या 1687 या 1691। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1687 ईस्वी में। तो 1687 ईस्वी में। और जैसा कि ब्रिटिश शासन के दौरान एक गवर्नर बॉम्बे का मुख्य प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी होता था और प्रेसिडेंसी की कार्यकारी सरकार को राज्यपाल द्वारा प्रशासित किया गया था और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में प्रेसिडेंसी में उनके पास समान शक्ति और अधिकार भी होते थे। और अब्राहम शिपमैन को 1662 में बॉम्बे का पहला रॉयल जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था। अतः 1687 में कंपनी के मुख्यालय को भी सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी है। 37 है, वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट बेसिन पर कब्जा किया था। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसियों से या पुर्तगालियों से? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। तो सालसेट भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के निकट स्थित एक क्या है, द्वीप है ये। ठीक है, और यह केन्या के मिजिंगो द्वीप, हांगकांग और माले द्वीप के बाद विश्व का 7वां सबसे घनी बस्ती वाला और 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप बन गया है। ठीक है, और 1737 में सालसेट पर मराठों द्वारा कब्जा कर लिया गया और उत्तरी पुर्तगाली प्रांत के अधिकांश जो भाग को भी 1739 में मराठों ने ले लिया था और ब्रिटिश लोगों ने सालसेट पर 1774 में इन्होंने पुनः कब्जा कर लिया था। 1774 में फिर पुनः कब्जा कर लिया था। ठीक है, जो कि सालबाई की संधि हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सालबाई की संधि जरूर पूछता है। तो सालबाई की संधि कब हुई थी? ये हुई थी, ठीक है, 1782, सालबाई की संधि। ठीक है, तो सालबाई की संधि के तहत औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। राइट ऑप्शन डी, पुर्तगालियों। 38 है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? चार्ल्स आयर, जॉन चाइल्ड, जॉर्ज अलेक्जेंडर या जिरोल्ड इंजीनियर? और 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स आयर। 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहां पहुंचा था? सूरत, कन्याकुमारी, कालीकट, मालाबार? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 17 मई 1498। ठीक है, डेट भी लिख देती हूँ, कई बार डेट पूछने लगते हैं। 17 मई 1498 को, ठीक है, कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था? एच किचनर ने, क्लॉड लेक ने, ट्रेवर अस्टिन ने, टॉमस हेनरी ने? और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एच किचनर ने। 41 क्वेश्चन है, कार्थजेस क्या थे? पुर्तगाली द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किया गया आज्ञा पत्र, रोमन गणतंत्र द्वारा नष्ट किया गया एक प्राचीन नगर, सी है पुर्तगालियों द्वारा भारतीय व्यापारियों पर लगाया गया एक कर, और डी है भारत के साथ व्यापार के लिए डचों द्वारा प्रयुक्त बड़े जहाज? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किए गए आज्ञा पत्र थे। उन्हें क्या कहा जाता था? कार्टजेस कहा जाता था। और कार्टजेस या कार्टज का तात्पर्य परमिट से था, जो कि हिंद महासागर के रास्ते व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को उस परमिट को लेना पड़ता था। और कार्ट लेने के लिए बाध्य करने हेतु पुर्तगाली जो था अल्मीडा शक्ति का उसको भय दिखाते थे और इसी व्यवस्था को कार्टेज अल्मीडा व्यवस्था जो है अवस्था की संज्ञा दी गई है। और इस व्यवस्था के तहत भारतीय या अन्य विदेशी जहाजों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी, यानी काली मिर्च भी और गोला बारूद भी नहीं ले जाने की अनुमति थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ? 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट? नहीं,
1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय गणतंत्र संविधान। तो 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का इसमें प्रयोग हुआ था और अधिनियम में ऐसा प्रावधान था जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधान को दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने का एकमात्र आशा समझा था। तो इसी में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? जॉन सोर, डफ, रीड, मुनरो। और 43 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मुनरो। ठीक है, तो जैसा कि अंग्रेजों द्वारा भूराज के लिए अस्थायी भूमि बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड को भी माना जाता है और यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम में पहले लागू की गई थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली जो होती थी वो कठोरता से ली जाती थी और लगान की दर भी काफी ऊंची थी, और जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों ने के चंगुल में वो फंसते चले गए थे और बाद में फिर महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना था। और इसीलिए मुनरो ने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। नेक्स्ट है, धन के निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 44 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1886 में। और कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 12वां अधिवेशन और 1986 के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कहां पे हुआ था? कलकत्ता। तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसको स्वीकार किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम ए सयोनी ने किया था। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, पुस्तक हर एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको रट गया होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा और नहीं भी दिया है तो हर बार पूछा जाता है तो इसको रट डालें। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बार बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, टीजीटी, पीईटी, यूपी, पीसीएस, हर में पूछता है, या तो मिलान करने के लिए दे देता है या तो फिर ऐसे पूछता है। बंगाल गजट पत्र था साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, साप्ताहिक था। तो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित दी बंगाल गजट को किसके द्वारा? ठीक है, जेम्स अगस्टस, ठीक है, हिक्की, ठीक है, हिक्की द्वारा 1780, 1780। तो 1780 में प्रकाशित दी बंगाल गजट को भारत का सर्वप्रथम अखबार माना जाता है, बंगाल गजट को। ठीक है, और भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास हिक्की तथा बर्किंघम ने किया था। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडियन फेडरेशन, भारतीय जमींदार एसोसिएशन। 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले जैसा कि एक शिक्षाविद थे, मानवतावादी थे, समाज सुधारक थे और महान देश प्रेमी थे, और वे कांग्रेस की उदारवादी नीति जो थी उससे संबंध थे। और 1905 में, ठीक है, 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अकाल महामारी और इसी प्रकार की कई विपत्तियां जो आती थी उस समय, तो उनकी लोगों की सहायता करना और जान माल की रक्षा करना था। और गोखले ने 1905 के बनारस में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, कहाँ पे हुआ था? ये बनारस में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और जैसा कि 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी और तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा था। ठीक है, क्या कहा था तिलक ने? बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाजी नेता श्री हरिविलास शारदा का संबंध भारत के किस भाग से था? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। तो आर्य समाजी नेता सर हरविलास शारदा का संबंध राजस्थान से, और हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक जो कानून था 28 सितंबर 1929 में पास हुआ था। 28, ठीक है, सितंबर जो है ये
28 सितंबर 1929 में पास हुआ था और जिसे शारदा एक्ट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कौन सा एक्ट हम बोलते हैं इसे? शारदा एक्ट नाम से। ठीक है, इसे जाना जाता है। और लड़के 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की, 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की। ठीक है, 18 लड़के और 14 लड़की। ठीक है, इससे कम उम्र के विवाह जो है अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु किसने अखबार में धारावाहिक जो है रूप से सतत प्रत्येण 100 पत्र, ठीक है, का प्रकाशन किया? दामोदर पांडुरंग, विष्णु भिखाजी गोखले, बाल शास्त्री जाम्बेकर, गोपाल हरि देशमुख। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। तो सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु गोपाल हरि देशमुख ने 1848 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1848 ईस्वी में। देखिए, मैं डेट इसलिए बताती चलती हूँ क्योंकि डेट अब पूछी जा रही है हर एग्जाम में। और अखबार में इन्होंने धारावाहिक रूप से 108 लेखों का प्रकाशन कराया था, जिसे मराठी साहित्य में लोक हितवादी सतपत्रे कहा जाता है। ठीक है, और जाति भेद नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। देशमुख लोक हितवादी उपनाम से भी ये जाने जाते हैं, इसीलिए लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि लोक हितवादी के नाम से कौन जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख। 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया? नाना साहब ने, शाह आलम सेकंड ने, कुंवर सिंह ने, खान बहादुर खान ने। 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बरेली में खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पलासू रांची की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? चेरो और बोगता, मुंडा और ओराव, संथाल और मुंडा, विंगल और भील। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा और ओराव। भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः जिसके नेतृत्व में हुआ था? वे थे सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, रामाबाई रानाडे या हीराबाई टाटा थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रामाबाई रानाडे। तो रामाबाई रानाडे ने महिला आंदोलन का शुभारंभ किया था और उन्होंने बाल विवाह के विरोध में और विधवाओं के हालातों पर बोलना शुरू किया था और महिला सुरक्षा के लिए पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ठीक है, पुणे में इन्होंने आर्य महिला समाज, ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने पुणे में की थी, आर्य महिला समाज की। और आर्य महिला समाज की शाखा स्थापित भी की थी इन्होंने। और इन्होंने जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे से विवाह किया था, जानते होंगे। और एक प्रतिष्ठित भारतीय विद्वान और समाज सुधारक थे जो कि जस्टिस गोविंद रानाडे। और रमाबाई ने महिलाओं में सार्वजनिक बोलने की शक्ति को विकसित करने के लिए मुंबई में हिंदू लेडीज सोशल क्लब की भी शुरुआत की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो हिंदू लेडीज, ठीक है, हिंदू लेडीज क्लब, तो इसकी भी शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, रामाबाई रानाडे। 53 निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य नहीं था जिसे पंजाब के विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा गया था? जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, क्यूरी, सर हेनरी लॉरेंस। 53 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यूरी को। ठीक है, तो पंजाब विजय के पश्चात गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का प्रशासन देखने के लिए 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया था और इस परिषद के सदस्य जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और सन हेनरी लॉरेंस थे, लेकिन क्यूरी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था? कैसे? नाइटहुड, राय बहादुर, बहुत बार पूछा गया है, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि नाइटहुड उपाधि। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ब्रिटिश जो है सरकार द्वारा उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उसे वापस कर दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? एन वाई रंगा, शौकत उस्मानी, एस ए डांगे, एम एन राय। और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दी हो जाएगा एम एन राय। नेक्स्ट है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने इजाद किया? एम एन जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, रहमत अली, मोहम्मद इकबाल। 56 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रहमत अली। किसने घोषित किया कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 में छोड़ देंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल। 57 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लेमेंट एटली ने। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे?
लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल या क्लीमेंट एटली, इनमें से कोई नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लीमेंट एटली, उस समय भारत जो है वहां के प्रधानमंत्री थे। और क्लीमेंट एटली, और फरवरी 1947 में क्लीमेंट एटली ने भारत की आजादी की घोषणा की और जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। ठीक है। बांडुरंग सम्मेलन किससे संबंधित था? नाजीवाद, गुटनिरपेक्षता, नस्लवाद, साम्राज्यवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुट निरपेक्षता से संबंधित था बांडुंग सम्मेलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? के मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जमनलाल बजाज। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था हमें उनका अनुसरण करना चाहिए? सुभाष एक महान देशभक्त थे, उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया है। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी, वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे। ठीक है। और जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 20, 22, 24, 25। 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 देशों ने भाग लिया था 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन ने, जो कि आयोजित हुआ था। और राष्ट्रपति टीटो के सुझाव से इस सम्मेलन में 20 देशों को आमंत्रित किया गया था, और जिसमें 25 देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजकर और 3 देशों ने अपने पर्यवेक्षक भेजे इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय जाता है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार पटेल। तो भारत के राजघराने के राज्यों को विलय करने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और उसमें भारतीय रियासतों की संख्या 562 थी। ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत जो है क्षेत्र जो था वो 71,2508 इतना वर्ग मील था। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शोध निर्मित होता है नए डेटा एकत्रित करना, डेटा की नई व्याख्या। ए और बी दोनों, कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए। हेनरी कॉर्ड पर्डलिंग, जॉन के स्पिंगजेनी, एडमंड कार्टराइट, पावरलूम, ई.एल. हेनी, कॉटन जिन। और 65 क्वेश्चन का मिलान करेंगे तो हेनरी कार्ड जो है पर्डलिंग, और जॉन के फ्लाइंग शटल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं होगा, ये बी गलत है, यानी फ्लाइंग शटल। ठीक है, ये हो जाएगा। और एडमंड कार्टराइट पावरलूम, ये सही है। और ए.एल. केटनी कार्टन जिन, ये भी सही है। और इसके अलावा आर्कराइट वाटर फ्रेम, सैमुअल क्रम्बाइड म्यूल, रिचर्ड रॉबर्ट्स बुनाई मशीन, ये सब चीजें आविष्कारक करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित है? हीगल, अगस्त काम्टे, टेनबी, कार्ल मार्क्स। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अगस्त काम्टे। ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या अगस्त काम्टे ने की है, और काम्टे ने अपनी पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, ठीक है, कौन सी पुस्तक इनकी है? कोर्स ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है। तो कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी तथा द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है। इसके अलावा द सिस्टम ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी, तो ये है। ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा अगस्त काम्टे। तो काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का इनको प्रवर्तक माना जाता है, और उन्होंने मानव इतिहास में औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति का स्थान निश्चित करते हुए स्पष्ट विश्वास जताया था, और इन नियमों को सही ढंग से कार्य करने और मानव प्रगति के एक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होकर जो है इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट है, जर्मन के राज्य कथन और कारण वाले हैं ये। तो जर्मन के राज्य जो संख्या में 39 थे, एक कमजोर परिसंघ में संगठित है। इस परिसंघ का प्रशासन संघीय डाइट द्वारा नियंत्रित होता था, जिसका नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति के हाथों में था। कारण था
कि राज्यों के बीच अलगाववाद की भावना बहुत मजबूत थी और जर्मन एकीकरण के महान उद्देश्य हेतु कोई भी अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़ने को तैयार नहीं था। तो देखिए, नेपोलियन के पतन एवं वियना व्यवस्था होने के बाद जर्मन महासंघ की जो है स्थापना हुई, जिसमें कुल 48 राज्य थे और इस ढीले ढाले संघ की एक संघीय संसद थी जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का शासक करता था। और जर्मन राज्य स्वतंत्र शासकों के अधीन थे जो अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे, और यह जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख थी बाधा। और पुनः ऑस्ट्रिया और प्रशा की परतंत्रता भी एकीकरण की एक समस्या थी। वस्तु ऑस्ट्रिया जर्मन संघ का जो है सदस्य था, परंतु प्रशा ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में एकीकरण के लिए तैयार नहीं था। अतः कारण ये और कारण आर जो है सही है, लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं करता है। सही है दोनों सही, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, नहीं सही व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिकथन। 1917 के बोल्शेविक क्रांति को मानव सभ्यता में मील का पत्थर माना जाता है। कारण मानव समाज पर इसका असर वैश्विक था, जिसने विश्व व्यवस्था में सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने के लिए दुनिया को वंचित जनता को प्रोत्साहित किया। उपरोक्त कथनों के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें भी दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खलीफाओं में से किसने बाइजेंटाइन मुद्राओं के क्रॉस व ग्रीक अभिलेखों को अरबी चिन्हों व अभिलेखों में प्रतिस्थापित कर इस्लामिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया? मुआवी, मारवान, हारून अल रशीद, अल कायम। 69 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हारून अल रशीद। ठीक है, 70 और लास्ट क्वेश्चन है, वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत की चित्रकारी पुनर्जागरण के निम्नलिखित कलाकारों में से किसने की? राफेल, तितियन, पीटर बॉल रूबेन, माइकल एंजेली बुओनरोती। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, माइकल एंजेलो जो था वो मूर्तिकार और चित्रकार था। ये क्या था? ये मूर्तिकार था और चित्रकार भी था ये। ठीक है, चित्रकार और मूर्तिकार था और अद्भुत कलाकार था ये। और पोप के महल वेटिकन में स्थित सिस्टाइन चैपल की छत पर बाइबल की कथाओं का अद्भुत चित्रांकन जो है उसकी अमर कृति मानी जाती है, और उसके 145 चित्र बनाए गए थे जिसमें लास्ट जजमेंट चित्र सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। और 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में। और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।